भारत के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी ताकत बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने युवाओं की संवेदनशीलता, सेवा भावना और क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा से दुनिया में अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर युवाओं के नाम खास संदेश साझा किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवा भविष्य के साथ साथ वर्तमान की भी सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने युवाओं की संवेदनशीलता, सेवा भावना और सामर्थ्य का जिक्र किया। पीएम मोदी ने संस्कृत श्लोक के जरिए सेवा और सद्भावना का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने विचार, मन, वाणी और कर्म से लोगों की सेवा करता है, उसे समाज का स्नेह और सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री लगातार राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर देते रहे हैं। नवाचार, उद्यमिता, तकनीक, कौशल विकास और जन सेवा के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी का संदेश साफ है कि विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और सेवा भावना को राष्ट्र निर्माण से जोड़कर भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। संसद के मानसून सत्र के 18वें दिन भी जबरदस्त हंगामा देखा गया, जहां एक तरफ लगातार विपक्ष के सांसद रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्षी सांसदों पर सत्ता पक्ष ने पूछा कि आखिरकार क्यों राहुल गांधी इस पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। लगातार भारी भरकम हंगामा भी सदन के बीच अंदर में देखने को मिला और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की तस्वीरें भी सदन से सामने आई। संसद के मानसून सत्र के 18वें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। एक तरफ रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर झारखंड बीजेपी के सांसद राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं, तो विपक्ष राम मंदिर चढ़ावे में चोरी और जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हजारों छात्रों पर लाठी और पैलेट गन चलाई जाती है तो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी गृह मंत्री से सदन में आकर छात्रों पर हुई कार्रवाई और चंदा चोरी के आरोपों पर जवाब देने की मांग की। वहीं FCRA बिल को लेकर भी विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए इस बिल के जरिए अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की जा रही है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि FCRA बिल से आदिवासी और गरीब क्षेत्रों में मिशनरी और NGO के जरिए चल रहे कई सामाजिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। यानी संसद के भीतर और बाहर सियासी टकराव लगातार जारी है। कुल मिलाकर संसद में विपक्ष के अपने अलग मुद्दे हैं, वहीं सत्ता पक्ष अलग मुद्दों पर विपक्ष को घेर रहा है, लेकिन सदन में हंगामे भरी तस्वीरें देखने को मिल रही है। जिन बिलों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सरकार लगातार कोशिश में थी, उन बिलों पर हंगामा भी देखने को मिला। सरकार प्रयास यही कर रही है कि सदन सुनिश्चित हो और अंतरिम दौर में सदन बेहतर तरीके से चल सके। झारखंड में JPSC और JSSC नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र 19वें दिन भी धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं देर रात भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने से हलचल बढ़ गई। अब इस आंदोलन को विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और सरकार पर आंदोलन दबाने का आरोप लगाया। JPSC, JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन अब 19वें दिन में पहुंच गया है। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री से आंदोलनकारियों से बातचीत करने की अपील की है। प्रदर्शन के 18वें दिन देर रात करीब 12:30 बजे DCP, SSP, SP और ADM समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल स्टेडियम पहुंचा। प्रशासन ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, लेकिन छात्रों ने मांगी पूरी होने तक उपवास खत्म करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे और करीब 15 मिनट तक छात्रों से बातचीत की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सिर्फ JPSC परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष CBI जांच की मांग की। उनका कहना है कि जांच के बाद ही यह साफ होगा कि परीक्षा रद्द करने की नौबत क्यों आई और इसके जिम्मेदार कौन है। फिलहाल JPSC, JSSC अभ्यर्थियों का धरना जारी है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि विपक्ष पर आंदोलन को दबाने का आरोप लगा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार छात्रों से बातचीत का कोई रास्ता निकालेगी या फिर आंदोलन आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले NDA सांसदों ने भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली। भारत मंडपम से शुरू हुई यह रैली नेशनल स्टेडियम मेजर ध्यानचंद तक पहुंची।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसदों ने रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान देशभक्ति के रंग में रंगे सांसदों ने हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में एनडीए सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। भारत मंडपम से शुरू हुई रैली का समापन नेशनल स्टेडियम मेजर ध्यानचंद में हुआ। रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नित्यानंद राय, बीजेपी सांसद विनोद तावड़े, मनोज तिवारी और तरुण चुग समेत कई सांसद शामिल हुए। सांसदों ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर यह आयोजन और खास हो गया है। उन्होंने युवाओं से देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। वहीं नित्यानंद राय ने तिरंगे को देश की आन बान शान बताया और कहा कि तिरंगा विकसित भारत और एक भारत सर्वश्रेष्ठ के संकल्प में ऊर्जा देता है। रैली के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाया। उन्होंने तिरंगा यात्रा को गर्व और कर्तव्य की भावना से जुड़ा आयोजन बताया। बीजेपी सांसद तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देशभक्ति के जोश और तिरंगे की शान के साथ एनडीए सांसदों की यह बाइक रैली कई संदेश दे गई। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देशवासियों का राष्ट्र ध्वज के सम्मान और राष्ट्र निर्माण में योगदान का संकल्प दिलाया गया। रैली में शामिल नेताओं ने युवाओं से विकसित भारत के लक्ष्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा है वो बढ़ा दिए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने तमाम जो सार्वजनिक स्थल है और जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहाँ पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी है। इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का ये अपील है कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध दिखे तो उसकी सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दे, जिससे उस संदिग्ध की पहचान हो पाए। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के प्रमुख स्थल, सार्वजनिक स्थानों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में इंडियन मुजाहिदीन, अल-कायदा और अलग अलग खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्ध की तस्वीरें और जानकारी दी गई हैं। पुलिस का मकसद आम लोगों को सतर्क करना और संदिग्धों की पहचान में मदद लेना है। 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसी राष्ट्रीय पर्वों पर दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर वो कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, कोई भी उन्हें संदिग्ध नजर आता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने 19 आतंकवादियों के जो पोस्टर है वो भी जारी किए। उसमें खालिस्तानियों के कुछ फोटो हैं, अलकायदा के कुछ संगठन से जुड़े लोगों के फोटो हैं। और ऐसे में दिल्ली पुलिस का ये अपील है कि हर साल हम देखते हैं कि 15 अगस्त को दिल्ली में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। बता दें कि देवभूमि में उत्तराखंड युवा भविष्य निर्माण 2026 योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर होगा और इसका जल्द धरातल पर असर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के युवाओं को अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने और इस दिशा में एक समर्पित योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के क्रम में मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 को स्वीकृति दे दी गई है। योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें सिविल सर्विसेज, रक्षा सेवाओं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और पात्रता निर्धारण के लिए आयोजित होने वाली कैट, मैट, गेट, नेट और CSIR नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी शामिल है। योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध हो सकेगा। विशेष रूप से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये पहल महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण महंगी कोचिंग का लाभ नहीं उठा पाने वाले विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि योजना के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अनुमोदन प्रदान कर चुके हैं। जल्द ही इस योजना की शुरुआत की यानी कि शुभारंभ की तिथि भी तय कर ली जाएगी। इसका जल्द शुभारंभ किया जाएगा। इसी के साथ उसी दिन से युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। अतीक अहमद के बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत का लाइव वीडियो अब सामने आया है। दावा है कि हादसे के वक्त पीछे चल रही एक कार के डैश कैम में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी। करीब 6 दिन बाद सामने आया वीडियो अब जांच का हिस्सा बन गया है। वीडियो में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराती नजर आ रही है। अब पुलिस फुटेज के जरिए हादसे की वजह और उस वक्त पूरी परिस्थिति को समझने में जुटी है।
झांसी कानपुर हाईवे पर पूछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी वक्त का है जब अतीक के छोटे बेटे अबान की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वायरल वीडियो में एक सफेद कार तेज रफ्तार में आगे जाती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि कार एक वाहन को ओवरटेक करती है और कुछ ही सेकंड के बाद अचानक डिवाइडर से जा टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार हवा में उछल गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसी हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान और एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि 3 लोग घायल हुए थे। हादसे के करीब 6 दिन के बाद सामने आए इस वीडियो को कार के डैश कैम का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि वीडियो हादसे के वक्त का है या नहीं और इस सड़क हादसे की पूरी सच्चाई क्या है। फिलहाल वायरल वीडियो ने झांसी के हादसे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन वीडियो की सत्यता के साथ साथ हादसे के कारणों का भी जांच कर रहा है। अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा वायरल वीडियो में दिख रही तस्वीरें हादसे की असल कहानी से कितनी मेल खाती है। लखीमपुर खीरी में आधी रात जिला अस्पताल पहुंचे भाजपा विधायक योगेश वर्मा ने डॉक्टर को लगाई फटकार। मरीज को न दिखने का आरोप लगाते हुए विधायक योगेश वर्मा ने अस्पताल की अवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने डॉक्टर के निलंबन की मांग की। वहीं इस दौरान लगभग 1 घंटे तक जिला अस्पताल में हंगामा चलता रहा। आपको बताते चले कि ओएल स्थित जिला अस्पताल का यह मामला है, जहां मंगलवार करीब रात 1 बजे बीजेपी विधायक योगेश वर्मा अपने मरीज को दिखाने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि विधायक के पार्टी के पूर्व मंडल महामंत्री सर्वेश कुमार के बेटे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर जावेद ने मरीज को देखने में लापरवाही बरती। कई बार कहने के बाद भी जब मरीज को नहीं देखा गया तो विधायक नाराज हो गए और डॉक्टर पर जमकर बरसे। हमारे पिता डॉक्टर, हमारे मामा डॉक्टर, हमारे 5 बहनों डॉक्टर, हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर, हमारा भतीजा, तीन भतीजे डॉक्टर। मैंने बताओ, अब तुम इस तरीके की हरकत करते हो। विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि उनका पूरा परिवार डॉक्टर है और अस्पताल की व्यवस्थाओं से मरीज परेशान हो रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर के निलंबन की मांग करते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वह मामले को आगे तक ले जाएंगे। हंगामे के बाद विधायक ने अस्पताल से डीएम अंजनी कुमार सिंह व सीएमओ संतोष गुप्ता को फोन किया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रभारी सीएमएस आर.के. वर्मा मौके पर पहुँच गए और विधायक को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल की सुविधाओं की कमी और मरीजों को होने वाली परेशानियों का भी मुद्दा उठाया। फिलहाल डॉक्टर को अस्पताल की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल विधायक द्वारा लगाए गए अवस्थाओं के आरोप के चलते सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में हुई चोरी की घटना के बाद अब चारों धामों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया गया है। धामों में हाईटेक AI आधारित कैमरे लगाए जाएंगे ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। बद्रीनाथ धाम में हुई चोरी की घटनाओं को BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रुद्रप्रयाग में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए चारों धामों की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तरीके से लैस किया जा रहा है। धामों में हाईटेक AI आधारित कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके जरिए मंदिर परिसरों और आसपास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। AI तकनीक की मदद से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की तैयारी है। BKTC अध्यक्ष ने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ साथ मंदिरों की सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 4 धाम यात्रा में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम भी उसी के अनुरूप मजबूत किए जा रहे हैं। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तक बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में 30,62,000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें केदारनाथ में 14.5 लाख से अधिक और बद्रीनाथ धाम में 16 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में चोरी की घटना के बाद अब चारों धामों की सुरक्षा को हाईटेक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। AI आधारित कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाने की तैयारी की जा रही है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रांजिट रिमांड पर ले जा रहे एक आरोपी ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। आरोपी ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और मौका मिलते ही दिल्ली पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी। इस घटना में दिल्ली पुलिस के एक उप निरीक्षक घायल हो गए।
मामला मथुरा के नौनी झील थाना क्षेत्र का है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक 11 और 12 अगस्त के दरमियान रात करीब 12:15 बजे दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ नॉर्थ वेस्ट की टीम पश्चिम बंगाल से आरोपी वसीम अकरम उर्फ लंबू को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लेकर जा रही थी। इसी दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर आरोपी ने बाथरूम जाने की इच्छा जताई। पुलिसकर्मी उसे गाड़ी से नीचे उतारकर सड़क किनारे ले गए। आरोप है कि इस दौरान वसीम अकरम ने मौका पाकर एक कांस्टेबल की सर्विस पिस्टल छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। फायरिंग में दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक अजय कुमार घायल हो गए। इसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत जवाब कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल उप निरीक्षक अजय कुमार और आरोपी वसीम अकरम को नौझील CSC ले जाया गया, जहां दोनों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल मथुरा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस की सुरक्षा के बीच आरोपी द्वारा पिस्टल छीनकर फायरिंग करने की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई जारी की जाएगी।